हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो एएलएम एसए की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो एचएसएससी ने एएलएम 2020 का एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसमें किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो एएलएम एसए 2024 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे। ठीक है भाई, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अभी तक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ रहे हो, तो फिर भी आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने सवाल बनते हैं और बने हैं पिछले एग्जाम में। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेरे इस वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है कि आपको ये पता चल सके कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं और कौन सा जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट सभी चैप्टर इंपोर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कौन से चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस बात का अंदाजा मत लगाना कि किसी चैप्टर से सवाल नहीं बने तो आगे भी उस चैप्टर से सवाल नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो जो है केवल इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितने सवाल बने हैं अभी तक जो एग्जाम हुए हैं। मैंने जो है एचएससी एएलएम 2020 का जो एग्जाम है उसको एनालाइज किया है और एएलएम एसए 2024 के एग्जाम को एनालाइज किया है, और उन्हीं के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने सवाल बने हैं। हर एक जो है चैप्टर वाइज से हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, अगर आपका कोई दोस्त है जो एएलएम एसए की तैयारी कर रहा है, उसके पास भी आप हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे पहला चैप्टर ही चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अंदर हम चार्ज के बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। इस चैप्टर से जो है एक सवाल पूछा गया था एएलएम 2020 के एग्जाम में। हम ना पहले बात करेंगे एएलएम 2020 वाले एग्जाम की, फिर हम कर लेंगे एएलएम एसए 2024 वाले एग्जाम की। पहले हम 2020 वाले एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखिए, 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो 3 शिफ्टों में हुआ था। एचएसएससी ने जो एग्जाम है वो 3 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया था, और हर एक शिफ्ट में 40 सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। कुल 90 सवाल थे, 40 नंबर की तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी थी, और जो 50 नंबर है उसमें जीके जीएस हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग था। ठीक है भाई, 40 सवाल थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एक शिफ्ट के अंदर, और यानी कि 3 शिफ्टों के मिलाकर हो गए 120 सवाल। तो अब हम इन्हीं 120 सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर से कितने आए थे। शिफ्टों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा। जैसे सेफ्टी एंड हेल्थ है, सेफ्टी एंड हेल्थ से जो 6 सवाल बने थे। अब जो 6 सवाल है ना, एक जो पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट में बनेंगे 3 सवाल, दूसरी शिफ्ट में बनेंगे 3 सवाल, और जो तीसरी शिफ्ट थी ना, तीसरी शिफ्ट में कोई भी सवाल नहीं आया था सेफ्टी एंड हेल्थ से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आगे सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, पहली और दूसरी शिफ्ट में सवाल बने इस चैप्टर से, लेकिन तीसरी शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं बना। कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिशियन, इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं बना है। इलेक्ट्रिक सिंबल से एक सवाल बना भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिंबल से एक सवाल बना था। मैं आपको फिर से यही बात बोलना चाहूंगा, आप ये मत अंदाजा लगाना अगर किसी चैप्टर से कम सवाल आए हैं या फिर सवाल आए नहीं है, आपको ये अंदाजा नहीं लगाना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों का पता चल सके, ताकि आप उन चैप्टरों पर अच्छे तरीके से फोकस कर सको। ठीक है भाई, आगे है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई सवाल नहीं बना था 2020 के एग्जाम में। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर से भी कोई सवाल नहीं बना था। सोल्डरिंग से भी कोई सवाल नहीं बना था। आगे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस से 2 सवाल बने थे पहली शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में बना था 1 सवाल, यानी कि कुल मिलाकर रजिस्टेंस से 3 सवाल बने थे 2020 वाले एग्जाम में। एक शिफ्ट में 2 पूछे गए थे और एक शिफ्ट में 1 सवाल पूछा गया था, और एक शिफ्ट में रजिस्टेंस वाले चैप्टर से कोई सवाल नहीं आया था। उससे आगे है डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी से भी 2 सवाल बने थे, और दोनों ही सवाल एक ही शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, 2 शिफ्टों में डीसी थ्योरी से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। आगे है कैपेसिटर। कैपेसिटर वाले चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। इंडक्टर वाले चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, और एसी थ्योरी वाले चैप्टर से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया था। तो मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा कि इसका यह मतलब नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि इन चैप्टरों से कम सवाल पूछने का देखिए 2 मकसद है। एक तो 40 नंबर की थ्योरी थी, लेकिन अब कितने की है, अब 70 नंबर की है। पहले 40 नंबर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी थी। और दूसरा मकसद, दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट था ना, वो ज्यादा पूछा गया था 2020 वाले एग्जाम में। लेकिन अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर वाले जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है।
तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से अब कब सवाल बनेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाले से ज्यादा बनेंगे। तो कैपेसिटर, इंडक्टर, एसी थ्योरी, इन चैप्टरों से सवाल बनने की संभावना पूरी है। ठीक है भाई, दो कारण है ज्यादा सवाल लाने के, क्योंकि 40 नंबर की थ्योरी थी और इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट ज्यादा था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ही सिलेबस में पूछी जाएगी और 40 नंबर की बजाय अब 70 नंबर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूछी जाएगी। आगे चलते हैं, आगे है पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी कोई सवाल नहीं बना था। सेल एंड बैटरी से, सेल एंड बैटरी से एक सवाल बना था, एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था सेल एंड बैटरी का सवाल। ठीक है भाई, उससे आगे है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के दो सवाल बने थे, एक एक सवाल पूछा गया था दो शिफ्टों के अंदर मैग्नेटिज्म का। ठीक है भाई, दो सवाल बने थे। डीसी मशीन की बात करें, डीसी मशीन का भी केवल एक ही सवाल बना था। उसके बाद है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के जो है 5 सवाल बने थे। डीसी जनरेटर से 5 सवाल बने थे, सॉरी 5 सवाल जो है डीसी मोटर से बने थे, डीसी जनरेटर से नहीं। डीसी जनरेटर से जो है 3 सवाल बने थे। ठीक है, एक शिफ्ट के अंदर एक सवाल पूछा गया था और एक शिफ्ट के अंदर 2 सवाल पूछे गए थे, और एक शिफ्ट के अंदर डीसी जनरेटर से कोई सवाल नहीं बना था। उसी तरीके से डीसी मोटर का भी एक शिफ्ट से तो एक सवाल बना था और एक शिफ्ट से 4 सवाल बने थे, और एक शिफ्ट के अंदर डीसी मोटर का कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। ठीक है, डीसी जनरेटर से 3 सवाल, डीसी मोटर से 5 सवाल। आगे है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इंपॉर्टेंट ही नहीं, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर से 10 सवाल पूछे गए थे, 10 सवाल। कैसे, 4 सवाल एक शिफ्ट के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर 4 सवाल, और एक शिफ्ट के अंदर 2 सवाल पूछे गए थे ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर से। ठीक है, इसलिए मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, और डीसी मोटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर से कोई सवाल नहीं बना था। 3 फेज इंडक्शन मोटर से एक सवाल बना था। सिंक्रोनस मोटर से 3 सवाल, और तीनों ही सवाल एक ही शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर से 3 सवाल बने और तीनों ही जो है एक ही शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, और अन्य 2 शिफ्टों के अंदर इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पावर जनरेशन, सॉरी यहां पर रह गया इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई इलेक्ट्रिकल। अगर आप मेरे से मुझे पर्सनली पूछो ना कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसके अंदर जो है इस चैप्टर से 15 सवाल पूछे गए थे भाई, 15 सवाल। और 15 सवाल किसी एक चैप्टर से 3 शिफ्टों के अंदर कम नहीं होते, बल्कि 3 शिफ्टों के अंदर की बजाय मैं कहना चाहूंगा 2 शिफ्टों के अंदर। क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई सवाल ही नहीं पूछा। और क्यों नहीं पूछा उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए, जो पहली शिफ्ट हुई, पहली शिफ्ट के अंदर जो है 8 सवाल पूछ लिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि विद्युत मापक यंत्र से। और जो अगली शिफ्ट हुई, अगली शिफ्ट के अंदर 7 सवाल पूछ लिए इसी चैप्टर से। और जो तीसरी शिफ्ट हुई ना, तीसरी शिफ्ट के अंदर इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं पूछा। इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो तीसरी शिफ्ट हुई थी ना, तीसरी शिफ्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा पूछ ली थी उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ज्यादा पूछ ली थी। यही कारण रहा कि इस तीसरी शिफ्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इसे विद्युत मापक यंत्र से ज्यादा सवाल नहीं बन पाए। ठीक है, आगे है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन से जो है कुल 3 सवाल बने थे, कुल 3 सवाल बने थे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कोई सवाल नहीं बना। आगे वाइंडिंग वाले चैप्टर से कोई सवाल नहीं बना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले से कोई सवाल नहीं बना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चैप्टर अपना अभी बाकी है। अभी हमने जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है, और सभी चैप्टर हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना करना बाकी है अभी। ठीक है, इल्यूमिनेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इल्यूमिनेशन का। क्योंकि इल्यूमिनेशन के अंदर जो है, इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर से भी 9 सवाल पूछे गए, और 9 पहली शिफ्ट के अंदर 3, दूसरी शिफ्ट के अंदर 3 और तीसरी शिफ्ट के अंदर 3। हर एक शिफ्ट के अंदर जो है इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, और इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। आगे है प्रोटेक्शन डिवाइसेस। प्रोटेक्शन डिवाइसेस का भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि इस जो प्रोटेक्शन डिवाइस वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से 13 सवाल पूछे गए हैं, 13 सवाल। पहली शिफ्ट हुई, पहली शिफ्ट के अंदर 4 सवाल,
दूसरी शिफ्ट हुई, दूसरी शिफ्ट के अंदर 9 सवाल। लेकिन तीसरी शिफ्ट के अंदर इस चैप्टर से भी सवाल नहीं बना। कारण क्या? कारण वही रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक कि तीसरी शिफ्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट जो है ज्यादा पूछ लिया गया। यही कारण रहा प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर भी से भी सवाल ना आने का। उसके बाद है अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। इस चैप्टर से भी कोई सवाल नहीं बना। कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट से भी कोई सवाल नहीं बना। लेकिन अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है। और कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट छोटा सा चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। आगे है केबल एंड जॉइंट। केबल एंड जॉइंट वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है। 7 सवाल बने हैं इस चैप्टर से भी, ठीक है भाई। 7 सवाल बने हैं केबल एंड जॉइंट वाले चैप्टर से। उससे आगे है वायरिंग वाला। वायरिंग वाले चैप्टर से 2 सवाल बने हैं और दोनों ही जो है अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। जैसे कि जैसे केबल एंड जॉइंट्स है ना, इसमें 7 सवाल पूछे हैं। पहली शिफ्ट के अंदर 3 सवाल, उसके अगली के दो सवाल, और उससे अगली में भी 2 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि तीनों शिफ्टों के अंदर केबल एंड जॉइंट से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केबल एंड जॉइंट वाला भी। उससे आगे वायरिंग वाला है, 2 सवाल पूछे गए हैं 2 शिफ्टों में, यानी कि एक शिफ्ट में 1 सवाल, फिर दूसरी शिफ्ट में फिर 1 सवाल पूछा गया। उससे आगे है इलेक्ट्रिकल असेसरीज वाला चैप्टर। इस चैप्टर से भी कोई सवाल नहीं बने। कल ही हमने ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिकल असेसरीज वाला, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, बात हुई हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की कंप्लीट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, क्योंकि जब 2020 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। तो वो देख लेते हैं किस चैप्टर से कितने पूछे गए हैं। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 3 सवाल पूछे गए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से 10 सवाल पूछे गए थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से। यानी कि एक शिफ्ट के अंदर 4 सवाल आए थे और एक शिफ्ट के अंदर 3, और फिर तीसरी शिफ्ट के अंदर भी 3 सवाल पूछे गए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टर से। डायोड से 1 सवाल पूछा गया था। रेक्टिफायर से कोई सवाल नहीं आया। आगे फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी से 1 सवाल बना था। उससे आगे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से 4 सवाल बने थे। एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर से 4 सवाल बने थे। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इससे जो है 6 सवाल बने थे। पहले इंपॉर्टेंट था, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट ही नहीं। टोटल देखे तो कितने आए थे? 6 4 10, 4 14 और 1 15, 15 और 10 25, 25 और 3 28 और 1 29, यानी कि कुल मिला के 29 सवाल। 120 में से 29 सवाल जो है इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से पूछे गए थे, ठीक है भाई। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं HSSC ALM ऐसे 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, ठीक है भाई। एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलिए भाई, अब बात करते हैं HSSC ALM ऐसे 2024 में जो एग्जाम हुआ था। चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए था भाई 1 सवाल। चार्ज एंड स्टैटिक, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब बात करेंगे ALM ऐसे 2024 का, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब जितने भी मैं आपको बताऊंगा तो ये देखना कि आप एक ही शिफ्ट के अंदर पूछे गए वो सवाल है। सेफ्टी एंड हेल्थ से 2 सवाल पूछे थे। कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। इलेक्ट्रिक सिंबल से 1 सवाल पूछा गया था। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आप देखिए हैरान हो जाओगे, 9 सवाल पूछे गए थे एक ही शिफ्ट के अंदर। लेकिन जो ALM का 2020 का एग्जाम हुआ उसके अंदर एक भी सवाल नहीं आया। लेकिन जो 2024 में एग्जाम हुआ उसके अंदर इस चैप्टर से 9 सवाल पूछ लिए भाई, 9 सवाल। और इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर से 1 सवाल बना। सोल्डरिंग से भी 1 सवाल बना। और रेजिस्टेंस से बने 2 सवाल। सोल्डरिंग से 1 बन गया और रेजिस्टेंस से 2 सवाल बने हैं। उसके बाद है डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी से भी 1 सवाल बना है। कैपेसिटर से भी 1 सवाल बना है। इंडक्टर से कोई सवाल नहीं बना। और एसी थ्योरी से बने हैं 6 सवाल।
और एसी थ्योरी भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जो जिसको भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं ना, उसको उस चैप्टर को आपको काफी बहुत फोकस करके चलना है, ठीक है ना। उसके बाद है पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी 2 सवाल बने हैं। सेल एंड बैटरी से कोई सवाल नहीं बना। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से भी कोई सवाल नहीं बना, लेकिन डीसी मशीन से एक सवाल बना है, ठीक है भाई। डीसी मशीन से एक सवाल बना है। उसके बाद है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर से भी एक सवाल बना है। डीसी मोटर से भी एक सवाल बना है। अल्टरनेटर से भी एक सवाल बना है। और ट्रांसफार्मर से 3 सवाल बने हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था ट्रांसफार्मर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है। उसके बाद है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर से कोई सवाल नहीं बना। 3 फेज इंडक्शन मोटर से एक सवाल बना है। सिंक्रोनस मोटर से कोई सवाल नहीं बना। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि इस चैप्टर से भी जो है 8 सवाल पूछे गए हैं, केवल एक ही शिफ्ट के अंदर 8 सवाल। और इससे पहले जो एएलएम 2020 का एग्जाम होता उसके अंदर इससे 15 सवाल पूछे गए थे, और अब 2024 के अंदर एक ही शिफ्ट से 8 सवाल पूछ लिए। इसलिए मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताया ये। उससे आगे है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन से एक सवाल बना है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक सवाल बना है। वाइंडिंग से कोई सवाल नहीं बना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कोई सवाल नहीं बना। उससे आगे है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का भी चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि 2020 के अंदर 9 सवाल बने और अभी 2024 के अंदर भी इस चैप्टर से 2 सवाल बने हैं एक ही शिफ्ट के अंदर, ठीक है। प्रोटेक्शन डिवाइस, ये सेकंड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। सेकंड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया 13 सवाल बने हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस से, और 7 सवाल बने हैं 2024 के अंदर एक ही चैप्टर से 7 सवाल, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो 2 सवाल बने हैं। कोरोना एंड स्किन इफेक्ट से कोई सवाल नहीं बना, ठीक है। अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड भी मैंने आपको इंपोर्टेंट चैप्टर बताया है। हालांकि 2020 के अंदर इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं बना, लेकिन 2024 के अंदर इस चैप्टर से 2 सवाल बने हैं। केबल एंड जॉइंट से 4 सवाल बने हैं। केबल एंड जॉइंट से केवल एक ही सवाल बना भाई। केबल एंड जॉइंट से एक सवाल बना। वायरिंग से 4 सवाल बने हैं। वायरिंग वाले चैप्टर से 4 सवाल बने हैं, और इलेक्ट्रिकल एनालिसिस से कोई सवाल नहीं बना है। उसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पार्ट है सिलेबस के अंदर बताया नहीं गया था, लेकिन 2 सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक वाले से। एक सवाल पूछा गया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से, और एक सवाल पूछा गया था डायोड वाले चैप्टर से। और दोनों ही सवाल जो है बिल्कुल बेसिक सवाल थे। जिसने इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ी ना, वो भी उन दोनों सवालों का जवाब आसानी से दे सकता था। यानी कि बिल्कुल बेसिक सवाल थे। जिसने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ ली वो उस सवालों का जवाब आसानी से दे सकता था, ठीक है भाई। और कोई चैप्टर से सवाल नहीं आए, ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, ना रेक्टिफायर से, ना फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी से, ना ट्रांजिस्टर से, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, किसी भी चैप्टर से कोई सवाल नहीं बना था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है इस क्लास में हमने क्या है, हमने देखा किस चैप्टर से कितने सवाल आए हुए हैं। अब बात करते हैं, हमारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। ये हमने देख लिया है किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। अब आगे की स्ट्रेटजी हम क्या अपनाए। देखिए, अगर आप सभी ने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, और अपने साथ के साथ नोट्स बना लिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, उस नोट से आपको रिवीजन करनी है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है भाई। किसकी? एमसीक्यू की। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अब आपको करनी है, और जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे आपको रिवीजन करनी है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए, अब उन बच्चों के लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था अपने नोट्स बनाते रहना। क्योंकि लास्ट टाइम पे ना आपके नोट्स ही आपके काम आते हैं। जब एग्जाम नजदीक होता है तब नोट्स से ही आप आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप क्लास देखते हो तो क्लास देखने में आपका ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन नोट्स से पढ़ने, जब आप अपने नोट्स से पढ़ोगे तो उसमें टाइम कम लगता है। एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप दोबारा क्लासेस को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक होगा तब आपके नोट्स ही आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो पहले आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अपनी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर जो है आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते भाई। जितना एग्जाम में आना होता ना वैसे तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी जो है सवाल अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है।
ठीक है भाई। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।